हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर उत्तराखंड के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता की भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में आएंगे, कैंडिडेट कॉर्नर में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो उसके बाद आपको ये पेज मिल जाएगा। बिल्कुल ऊपर ही आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में जो मुख्य बातें हैं आइए देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको आवेदन करना है तो सारी बातें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। देखो, ये पूरा विज्ञापन है जो कि आप देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की ओर से इसे जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है psc.uk.gov.in और यहाँ पर जो भर्ती है उसको नाम दिया गया है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2024। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि और ऑनलाइन आवेदन शुरू दोनों हो चुके हैं 18 अक्टूबर को और यहाँ पर आप 7 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। तो लास्ट डेट आपकी कब है? ये 7 नवंबर है, ठीक है। और देखो, आपका जो परीक्षा शुल्क है बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 175 रुपये, एग्जैक्टली देखा जाए तो 173 रुपये ही लगेंगे आपके। तो ये आपका परीक्षा शुल्क होगा जो कि आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं 7 नवंबर तक ही। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की जो तिथि है वो 19 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक होगी। और देखो, परीक्षा के बारे में भी जो कैलेंडर जारी किया गया था उत्तराखंड का, तो उसमें ये पता चल गया था आपकी परीक्षा कब होगी। ये अप्रैल 2025 में करवाई जाएगी, लगभग 6-7 अप्रैल के आसपास की डेट है, ठीक है। हालांकि इसमें परिवर्तन हो सकता है क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन है इसमें परीक्षा तिथि के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन मान के चलिए कि आपकी परीक्षा जो है 2025 में लगभग वही अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में करवाई जाएगी। आप पहला सप्ताह ही पकड़ के चलें तो बेहतर होगा। इसके बाद जो मुख्य बातें हैं आइए एक बार इनको चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि 7 नवंबर 2024 तक आपके पास जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, यानी कि जो भी शैक्षिक अर्हता है और जो अन्य अर्हताएँ हैं उसे आप धारित करते हों और 7 नवंबर 2024 तक इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर इस तिथि के बाद आप एलिजिबिलिटी धारित कर रहे हैं तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखो, यहाँ पर प्रिंट आउट, यानी कि जब आप आवेदन कर लेंगे तो आवेदन का प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास ही रखिएगा। आयोग को प्रिंट आउट भेजने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जब आपका अंतिम रूप से जब आप क्वालिफाई कर लिए जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ये सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत पड़ेंगी, तो आपको प्रिंट आउट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चयन प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा कि 2 चरण होंगे। पहले तो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसमें सबके लिए एक कॉमन पेपर होगा और इसके बाद जो आपका विषय होगा उस पर आधारित एक मुख्य परीक्षा आपकी करवाई जाएगी, यानी कि कुल मिला के 2 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। पहले चरण में स्क्रीनिंग परीक्षा, दूसरे चरण में आपकी विषयगत परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अभी देखो, एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं है। एग्ज़ाम की जानकारी आपको यथासंभव और यथा समय आपको दैनिक समाचार पत्रों और वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि स्क्रीनिंग परीक्षा ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगी और जो आपकी दूसरे चरण की परीक्षा होगी विषयवार होगी, ये भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगी, जिसमें आपको मिनिमम यानी कि जो एक न्यूनतम अर्हक अंक है उसको प्राप्त करना कंपलसरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कितने अंक आपको प्राप्त करने हैं। देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं यानी कि अनारक्षित वर्ग के हैं तो आपको 45% अंक, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 40% अंक, इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस में हैं तब भी आपको 40% अंक, अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 35% अंक, उत्तराखंड के जो DAF कैंडिडेट हैं उनको भी 35%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35% और जो दिव्यांग हैं उनको 30% अंक प्राप्त करना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। इससे कम अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, ठीक है, स्क्रीनिंग परीक्षा ये केवल अर्हकारी प्रवृत्ति की होगी, यानी कि यहाँ पर केवल आपको क्वालिफाई करवाया जाएगा। यहाँ पर आपका जो अंक प्राप्त होगा उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। स्क्रीनिंग जो लोग पास करेंगे उसके बाद वो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और जो लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे उन्हीं के आधार पर आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी, यानी कि दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें जितना अधिक अंक आप लेकर आएँ उतना ही बेहतर होगा
और जो आपकी पहले रंग की परीक्षा होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, वो केवल यहाँ पर क्वालिफाइंग होगी। जैसे कि आप यूपीपीसीएस देते हैं या फिर अन्य परीक्षाएं देते हैं, प्री में केवल क्वालिफाई करना होता है और मेरिट आपकी जो होती है वो मेंस के आधार पर तय की जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्री जो आपका होगा वो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, ये केवल अर्हकारी होगी। ठीक है। और रही बात कि ये परीक्षा कहाँ कहाँ पर होगी, तो देखो प्री की परीक्षा तो पूरे उत्तराखंड के विभिन्न नगरों में होगी, लेकिन जो लोग चुने जाएंगे विषयगत परीक्षा के लिए दूसरे चरण के लिए, उनकी परीक्षा केवल हरिद्वार में करवाई जाएगी। तो आपको इसके बारे में जानकारी जो है वो बाद में उपलब्ध करवा दी जाएगी कि आपकी परीक्षा कहाँ है, कैसे है, ये आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो, एक अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा या विषयों हेतु आवेदन कर सकता है। अगर वो एलिजिबल है, अगर उसकी योग्यता है, तो एक अभ्यर्थी एक से अधिक विषयों में आवेदन कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष जो होंगे वो केवल सामान्य शाखा में आवेदन करेंगे, महिलाएं चाहें तो सामान्य शाखा और अपनी शाखा महिला शाखा दोनों में आवेदन कर सकती हैं। लेकिन जिन जिन विषयों में आप आवेदन करेंगे, जिन जिन शाखाओं में आप आवेदन करेंगे, सबकी फ़ीस आपको जोड़कर सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर केवल आप एक शाखा में जाते हैं तो आपकी फ़ीस जो होगी वो अगर मान लेते हैं 150 रुपये है, तो 2 शाखाओं में आपकी जो फ़ीस होगी वो 300 रुपये रहेगी। तो यानी कि सारी फ़ीस आपको जोड़कर जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और रिक्तियों की संख्या यहाँ पर कुल मिला के 613 है। कौन कौन से पद हैं, तो ये ध्यान रखना कि सामान्य शाखा में 550 पद हैं, महिला शाखा में केवल 63 पद हैं। तो यहाँ पर सामान्य शाखा में जो 550 पद हैं उसमें देख लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर हिंदी के लिए कुल पदों की संख्या 69 है और अंग्रेजी के लिए 41 है, संस्कृत के लिए 45 है, भौतिक शास्त्र में 57 है, फिजिक्स में 57 है और यहाँ लास्ट में आपको जनरलाइज्ड यानी कि अनारक्षित पदों की संख्या भी दी गई है, उसको आप देखते रहिएगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो अनारक्षित पद हैं वो कितने हैं। अंग्रेजी में जैसे अनारक्षित पद केवल 22 हैं, संस्कृत में केवल 26 हैं, भौतिक शास्त्र में केवल 31 हैं, रसायन शास्त्र में कुल पद 36 हैं, इसमें अनारक्षित हैं केवल 20 और गणित में कुल मिला के 24 पद हैं, अनारक्षित हैं केवल 14। जीव विज्ञान में कुल 50 पद हैं, अनारक्षित हैं केवल 30 और नागरिक शास्त्र में कुल 96 पद हैं। आगे देखते रहिए आप लोग। अर्थशास्त्र में 58 पद, इतिहास में 25 पद, भूगोल में 33, समाजशास्त्र में 10 पद, कला में 2 पद हैं, वाणिज्य में 2 पद हैं, कृषि शास्त्र में 2 पद हैं, कुल मिला के 550 पद हैं और इसमें अनारक्षित पदों की संख्या केवल 310 है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज अगर देखना चाहें कि किस कैटेगरी को कितनी जो है सीटें दी गई हैं, तो इसके लिए आप लोग इसको देख सकते हैं। फिलहाल ये पूरा नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो इसे मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितनी सीटें यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिला शाखा के अंतर्गत कुल 63 पद हैं। तो ये जो 63 पद हैं इनके बारे में आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हिंदी में कुल मिला के 2 पद हैं महिलाओं के लिए, अंग्रेजी शाखा में केवल 13 पद हैं। ध्यान देना कि ये महिला शाखा के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कुल पदों की संख्या केवल 63 है। तो भौतिक शास्त्र में 7 पद, रसायन शास्त्र में 2 पद, गणित में 5 पद, जीव विज्ञान में 2 पद, नागरिक शास्त्र में 5 पद, इतिहास में 2 पद, अर्थशास्त्र में 11 पद, भूगोल में 7, गृह विज्ञान में 7, कुल मिला के 63 पद हैं। इसमें अनारक्षित पदों की संख्या कितनी है, 54 है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि किसको कितनी सीटें यहाँ पर दी गई हैं महिला शाखा के अंतर्गत। तो पूरा डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक और अधिमानी अर्हताओं के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कि अगर आप प्रवक्ता समाजशास्त्र या भूगोल या प्रवक्ता अर्थशास्त्र, प्रवक्ता इतिहास, प्रवक्ता भौतिक शास्त्र, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत है कि आप संबंधित विषय में पीजी हों। ठीक है, संबंधित विषय में आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि हो और आपके पास बीएड होना चाहिए। ध्यान देना। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सेम वही है कि राजनीति शास्त्र में अगर आप स्नातकोत्तर हैं तो नागरिक शास्त्र में आप आवेदन कर सकते हैं और बीएड तो सभी के लिए दिया गया है, बीएड कंपलसरी है, केवल कला को छोड़कर। कला में बीएड नहीं मांगा गया है, बाकी समय बीएड यहाँ पर मांगा गया है। प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए क्या है कि आप किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर हों प्लस आपका बीएड होना चाहिए। प्रवक्ता हिंदी के लिए जो एलिजिबिलिटी वो ये है कि हिंदी से स्नातकोत्तर हों और विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि हो और बीएड आपका यहाँ पर मांगा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्रवक्ता संस्कृत, तो उसकी एलिजिबिलिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रवक्ता कला में कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग डिज़ाइन,
प्राविधिक कला, पेंटिंग, फाइन आर्ट, पेंटिंग, विजुअल आर्ट से स्नातकोत्तर उपाधि है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बीएड आपसे नहीं मांगा गया है। इसके अलावा प्रवक्ता कृषि शास्त्र, प्रवक्ता गृह विज्ञान, प्रवक्ता वाणिज्य, इसकी जो एलिजिबिलिटी है आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। नियमानुसार आपको, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आते हैं, तो 5 वर्ष की छूट आपको मिलेगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको मिलती है। ठीक है, तो ये सारी एलिजिबिलिटी हो गई। अब यहाँ पर बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि क्या अदर स्टेट वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अदर स्टेट वालों के लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी लगाई है ना, तो साफ साफ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के वही बात है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप आवेदन हैं। लेकिन इनकी जो शर्तें हैं वो देख लो। बेसिकली इन्होंने ये बात डायरेक्ट नहीं कही है, इन्होंने इनडायरेक्टली इस बात को कहा है। इन्होंने ये कहा है कि अगर आप देखो, यहाँ पर है कि आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की या इनके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण को हो। तो मतलब ये है कि अगर आपने उत्तराखंड से अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है तभी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये है यहाँ पर कि आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हों। तो ये 2 शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो किसी भी स्टेट के आप हों, आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जैसे कि सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत अथवा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राज्य की अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड के बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र। मतलब इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप उत्तराखंड में ही रहते हैं, अदर स्टेट के हैं और किसी राजकीय सेवा में हैं, अर्ध शासकीय सेवा में हैं, या फिर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति जो है उत्तराखंड में हुई है, तो ऐसी कंडीशन में कि आपकी नियुक्ति कहीं और नहीं हो सकती थी, केवल उत्तराखंड में ही आप रह रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर अवसर दिया गया है। मतलब कंडीशनल है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं लेकिन उत्तराखंड में आपकी सरकारी सेवाएं हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर उत्तराखंड का कोई निवासी है, वो रोज़गार के लिए उत्तराखंड के बाहर भी रहता है, तो वो भी आवेदन का पात्र होगा। तो ये शर्तें यहाँ पर बेसिकली अदर स्टेट के लिए इन्होंने जो संभावना है वो लगभग न के बराबर रखी है, क्योंकि ये जो शर्त है कि जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अथवा इनके समकक्ष स्तर की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, तो ये तो बात ऐसी हो गई कि जैसे कि मान लें आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल कॉलेज नहीं है कि आप जाएंगे वहाँ से अपना हाई स्कूल इंटर करने? तो इसका मतलब ये होगा कि आप वहाँ रह रहे हो, आप रहेंगे तभी तो ऐसा करेंगे कि आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वहीं से होगा। तो कंडीशनल है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट के हो आवेदन कर सकते हैं। शर्त ये है कि हाई स्कूल और इंटर इनका मांग रहे हैं कि आप उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आपने अगर उत्तीर्ण किया है और उत्तराखंड में जो यहाँ पर सेवायोजन कार्यालय है अगर उसमें आप पंजीकृत हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी उन्होंने तय कर दी, इसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर आरक्षण की स्थिति है वो तो समझ रहे होंगे आप कि आरक्षण तो उन्हीं को मिलेगा जो उत्तराखंड के निवासी होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और ध्यान देना कि देखो राष्ट्रीयता में उन्होंने कह दिया है कि भारत का नागरिक हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई, ठीक है, तो उन्हीं को हम यहाँ पर लेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर जो डेटा करेक्शन होगा बाद में अगर आप फॉर्म भर लेते हैं और कुछ गलतियाँ आपसे हो जाती हैं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर आवश्यकता अनुसार आप संशोधन कर पाएंगे। तो ये 2 चीज़ें आप नहीं बदल पाएंगे, बाकी चीज़ें जो आपकी रहेंगी उनको आप चेंज कर पाएंगे। फ़ीस कितनी लगेगी तो मैंने आपको बताया था ना कि 150 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी और ऑल ओवर आपको जो है 172 रुपये 30 पैसे फ़ीस देनी पड़ेगी। तो 173 रुपये लगभग आपको फ़ीस यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि जो सारे दिव्यांग हैं उनको केवल 22 रुपये 30 पैसे जमा करना है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजगृह गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे जो हैं उनको कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना होगा। तो ये सारी जानकारी हो गई। और जब परीक्षा होगी तो गलत उत्तरों के लिए आपको दंड दिया जाएगा मतलब 1/4 अंक आपका जो कटेगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग।
इसके बाद न्यूनतम अर्हता अंक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। देखो मैंने कहा था ना आपसे कि जब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, उसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। प्रथम चरण यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा, ये कुल मिला के 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, अधिकतम अंक रहेंगे 150, ठीक है। और ये परीक्षा केवल आहारकारी प्रवृत्ति की होगी, मतलब ये कि केवल इसमें आपको पास होना है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लोग देंगे द्वितीय चरण की परीक्षा। तो इसमें आपके विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 3 घंटे का समय मिलेगा और 200 अंकों की परीक्षा होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 200। कौन कौन से विषय रहेंगे? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, कला, गृह विज्ञान, वाणिज्य और कृषि। तो इन विषयों से आप जो है मुख्य परीक्षा में यानी कि लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बाकी नीचे जो है आपको पूरा सिलेबस दे दिया गया है। जैसे कि जब आप स्क्रीनिंग परीक्षा देंगे तो उसमें कुल मिला के 5 खंड रहेंगे। खंड 1 जो होगा वो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित होगा, 40 अंक का। खंड 2 रहेगा समान अध्ययन से संबंधित, 35 अंक का। इसके बाद खंड 3 आपका रहेगा उत्तराखंड स्पेशल, 30 अंक का, 30 प्रश्न होंगे आपके। इसके बाद जो खंड 4 होगा वो समान बुद्धि परीक्षण का होगा, 25 प्रश्न होंगे उससे। और इसके बाद देखो यहाँ पर खंड 5 में समान हिंदी से संबंधित 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपकी यहाँ पर परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा सब्जेक्ट वाइज, तो उसका भी पूरा सिलेबस इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, 140 पेज का नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका जो विषय है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। और निश्चित रूप से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत छोटा नहीं है। आपका जो प्री है यानी कि जो पहले चरण की परीक्षा होगी, स्क्रीनिंग परीक्षा, उसका भी सिलेबस काफ़ी लंबा है। और जो आपका विषय है वो भी तो काफ़ी लंबा चौड़ा ही है। और आपकी परीक्षा में अभी समय है, कुल मिला के 5-6 महीने का समय आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए गए हैं। धन्यवाद आपका। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।